हेलो एवरीवन। आपने हमारे पिछले वीडियो में जाना होगा कि एलपी की नोटिफिकेशन आई हुई है जिसका जो डेट है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और जिसका लास्ट डेट है वो है 19 फरवरी 2024 और इसका जो करेक्शन का जो डेट है वो 20 फरवरी से 29 फरवरी तक रहेगा। इसके साथ साथ आपने और जाना था कि एलपी का जो पोस्ट है उसमें लेवल 2 का जो लेवल 7 सीपीसी का जो हमें पेमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ जो इनिशियल पे है वो 19,900 है, लेकिन आपको HRADA रनिंग अलाउंस सब मिला के अप्रॉक्स 45,000 के आसपास आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। प्लस मेडिकल भी A1 चाहिए, 18 से 30 ईयर्स का जो एज होना चाहिए और 5696 जो है पोस्ट आया हुआ था। आज हम इस वीडियो में इस पूरे नोटिफिकेशन का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे। आपको पूरा डिटेल से इस नोटिफिकेशन को बताएंगे कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको एलपी का जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, उसकी मेडिकल जो है स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे इस नोटिफिकेशन को डिटेल में हम पढ़ते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही पूरे वीडियोज़ आपको एलपी के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन ये आप ऑनलाइन के द्वारा ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई इसमें आपको सुविधा नहीं दिया जाएगा। साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निक क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, अपने इंजीनियरिंग की या अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के फाइनल ईयर्स में है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन रेलवे की यही पॉलिसी है कि जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि सारे कैंडिडेट सिर्फ एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक कैंडिडेट सिर्फ एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम अलग अलग आरआरबी के लिए अलग अलग फॉर्म डाल सकते थे, लेकिन अभी पिछले बार से ऐसा हो गया है कि आप सिर्फ एक ही आरआरबी, इनके सपोज एग्जांपल आप अगर आरआरबी बिलासपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आरआरबी बिलासपुर में अप्लाई कर सकते हैं, आरआरबी अहमदाबाद तो सिर्फ आरआरबी अहमदाबाद में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हैं और एक ही फॉर्म आप एक बार ही फॉर्म आप डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे मेडिकल फिटनेस के लिए भी बोला गया है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी। कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर दिस पोस्ट शैल नॉट बी गिवन इन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मेडिकल फिटनेस आपको बहुत जरूरी है, A1 का ही चाहिए। A1 में आपको मैं नीचे दिखाऊंगा कि A1 में क्या क्राइटेरियाज हैं, और अगर आप A1 में उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप जो है इस मेडिकल को क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। इसमें एज जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपको दिया गया है 18 से 30 ईयर्स, और इसके लिए जो एडिशनल जो कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको नोटिफिकेशन में जिस आरआरबी के लिए वैकेंसी दी गई है, आप उसी आरआरबी के लिए, उसी आरआरबी रेलवे जोन के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और अदर किसी आरआरबी जोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जो कैंडिडेट्स इससे अप्लाई करेंगे वो ध्यान देंगे कि वो अपना ही मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल आईडी देंगे। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स किसी कैफ़े में जाके अपना फॉर्म डलवाते हैं जहाँ पर कैफ़े वाले अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, अपना ही मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल आईडी वहाँ पर डलवाएंगे। अब देखिए, जो आप अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर, अपना आरआरबी जोन डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जिसे वापस से चेंज नहीं किया जा सकता। जिसे बोला गया है एज करेक्शन ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी परमिटेड वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। तो बिल्कुल ध्यान से अपना अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, नाम, सारी चीज़ें बहुत ध्यान से डालेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ लिखा गया डिटेल फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। इसका मतलब है कि जब आप एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप अपना जो डिटेल्स है अकाउंट क्रिएट एन अकाउंट में उसे चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल अपना अकाउंट में डिटेल्स, हाँ सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से डालेंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो if a candidate wishes to further modify, change or correct any details except detail filled in the create an account form, बोल रहा है except detail filled in the create an account form including email ID and mobile number and chosen RRB। ठीक है, मतलब ये है कि आपने जो क्रिएट एन अकाउंट में फॉर्म में जो अप्लाई किया था, डाला था अपना डिटेल, उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उनके अलावा अगर आप फॉर्म भर चुके हैं और उसमें कुछ चेंज करना है तो आपको पर चेंजेस पेइंग ए मॉडिफिकेशन फीस ऑफ 250 रुपीज़, कितनी 250 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसे 20 तारीख से 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में जो है आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 250 रुपये। 250 रुपीज़ जो है पर मॉडिफिकेशन की फ़ीस होगी, जिसमें आरआरबी जो है चेंज आप नहीं कर सकते, ना कि मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, आपको और क्लियर दिखेगा। और बोला गया है आफ्टर 29 फरवरी आप किसी भी तरीके का जो है मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर। इसके साथ साथ आपको फॉर्म के बारे में जो है सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको और बताया गया है कि जो है आपको सेकेंड स्टेज CBT के लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। सपोज
हमारी वैकेंसी है 5696। इसका मतलब इसका 15 गुना जो है 15 गुना इसका ज़्यादा CBT 2 के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, जो करीबन होता है 85,440, मतलब करीबन 85,000 आपको 85,000 85,500 आपको वैकेंसीज जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए, जिसमें आप लोगों इसमें बोला भी गया है कि ये जो नंबर है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकता है। ये RRB के पास नॉर्म्स पड़ा हुआ। साथ ही साथ CBT 1 के बारे में भी बोला गया है कि मार्क्स जो है वो CBT 1, CBT 2 और CBT 3 सारे में मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं होंगे, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, इनके क्वेश्चन लेवल सब अलग अलग हो सकते हैं। तो जो है RRB ये काम करता है कि एक नॉर्मलाइज स्कोर आपको पब्लिश करता है, जो कि मान्य रहता है बाकी CBTs क्वालिफाई करने के लिए, जिसका सारा नोटिफिकेशन आप जो है RRB की वेबसाइट में पा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कॉल लेटर है आपका CBT 2 के लिए वो भी आपको साइट से प्राप्त हो जाएगा। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके नेगेटिव मार्क्स किसमें CBT 1 में और CBT 2 दोनों में नेगेटिव मार्क्स रहेंगे, जिसमें नेगेटिव जो है मार्क्स वो रहेंगे 1/3 ऑफ द मार्क ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब आपको गलत आंसर देने पे 1/3 आपको मार्क्स कटेंगे। इसमें आपको बता दूं जो एग्ज़ाम होंगे वो 3 चरण में होंगे, CBT 1, CBT 2 और CBAT। CBAT एग्ज़ाम के बाद आपका होता है जो है मेडिकल जो है आपको A1 ही चलेगा। A1 के अलावा अगर आप किसी भी तरीके का क्राइटेरिया A1 में फिल नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसका जो क्राइटेरिया है A1 में क्या क्या होता है मैं आपको नीचे नोटिफिकेशन में शो करूंगा। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें आपको लाइन से बताता जा रहा हूँ। मेडिकल होने के बाद आपका होता है फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जैसे ही आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है, सही प्रूफ होता है, तब आपको जाके इसमें प्रॉपर रिक्रूटमेंट अलॉट होता है। चलिए इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सतर्क रहना है। आपको 1/3 नेगेटिव मार्क रहेगा, तो क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। इसके साथ साथ इन्होंने बताया गया कि बैंड आइटम जो है इतने सारे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इनमें से कोई भी आइटम जो है आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ बोला गया है कि क्लॉक रूम ये होता है जहाँ पर आप अपना सामान एग्जाम के दौरान रखते हैं। तो ये बोला गया है कि ज़रूरी नहीं कि आपको क्लॉक रूम जो है अवेलेबल कराया जाए, तो आप अपने सामान की जिम्मेदारी खुद लेंगे एग्जाम के दौरान। इसके बाद आगे और इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, जिसे मैं आपको जल्दी बता देता हूँ क्या है। इसे आप पॉज करके भी देख सकते हैं। देखिए इसमें बहुत नॉर्मल चीज़ें जो हर एग्जाम में लागू होता है वही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर दिया गया है। देखिए कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन विल सिमिलरली रिजेक्ट एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ RRB एंड RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ये बहुत ध्यान से आप फॉलो करेंगे कि आप सिर्फ एक ही फॉर्म डालें, एक ही RRB के लिए फॉर्म डालें। ऐसा नहीं है कि हर RRB के लिए आप एक फॉर्म डालें, वो भी नहीं चलेगा। सारे RRB मिला के आपको एक RRB चुनना है और उस RRB के लिए आपको एक ही फॉर्म डालना पड़ेगा। इसमें यह भी बोला गया है कि जो करेंटली डिबार्ड हैं RRB या RRC से, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट। और यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव सीन डिसमिस फ्रॉम सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSUs एनी अदर गवर्नमेंट आर नॉट एलिजिबल एंड शुड नॉट अप्लाई। मतलब आप जो है अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी PSU से अगर आप डिबार्ड हैं, तो आप डिसमिस्ड हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड, इसमें देख लीजिए 1.8 में, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू देयर मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आप जो है प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अगर आपको लगता है नाम चेंज है तो आप वहाँ से गेजेटेड ऑफिसर से उसके लिए नोटरी या अदर डॉक्यूमेंट बनवा के आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे कई बच्चों का ऐसा केस आता है, बहुत बच्चे रिप्लाई करते हैं कि सर मेरा नाम तो सही है लेकिन सरनेम में गलत है, स्पेलिंग गलत है, या फादर्स नेम कुछ और था, अभी मेरा कुछ और चल रहा है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक था। तो वैसे कैंडिडेट्स अपना नोटरी से या गेजेटेड ऑफिसर से डॉक्यूमेंट बनवा के DB में प्रॉपर तरीके से सबमिट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सबसे मेन डाउट होता है कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड A1 क्या होता है। तो देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 जो है आपको 3 तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले डिस्टेंट विजन, आपका दोनों आइज़ के जो विजन है वो 6/6 ही होना चाहिए, ठीक है, विदाउट जो है ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 6/9 है तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। प्लस नियर विजन भी आपको 0.6 विदाउट ग्लासेस चाहिए। प्लस आपके साथ अब जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो आपका कलर विजन टेस्ट होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, मेसोपिक विजन टेस्ट भी होगा, और भी बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं। इन सब में आपको जो है ओके का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप इसमें ओके का सर्टिफिकेट नहीं ला पाते हैं, वहाँ पर टेस्ट में फेल होते हैं, तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो होप आपको A1 मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब पता चल गया होगा। इसमें और आगे दिया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कैंडिडेट हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। कैंडिडेट शुड सबमिट डिक्लेरेशन ऑफ एनेक्सर 6A ड्यूरिंग DV।
आपको यहाँ पर एनेक्सर 6A मतलब एक फॉर्म आता है मेडिकल का, जो आपको फॉर्म भर के आपको उसको नोटरी करवा के आपको वहाँ सबमिट करना पड़ता है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड की जाती है। और इस तरीके का लेजिक सर्जरी अगर कहीं पर आपने करवाया है तो वो भी आप एलिजिबल उसमें नहीं हो पाएंगे। बाकी ये तो नेशनलिटी है, आप इंडिया के होने चाहिए। एज लिमिट आपका जो है 18 to 30 ईयर्स होना चाहिए और ये जो है 1 जुलाई 2024 तक का मान्य है। इस एज रिलैक्सेशन में आप भी ध्यान देंगे, जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है। मतलब अगर वो 30 साल है तो 30 + 5 35 ईयर्स आपको माना एलिजिबल दिया जा सकता है। और जो OBC के हैं नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स हैं उनको 3 ईयर मतलब 30 + 3 दैट इज 33 ईयर्स तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जा सकता है। इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर दिया गया है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप C जो स्टाफ हैं ऑलरेडी ग्रुप D में, वो भी उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है, आप एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर आपको इन शॉर्ट आपको बता दिया गया है कि इस डेट ऑफ बर्थ तक आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। और ये डेट ऑफ बर्थ तक, इसके बाद जो भी हैं, सपोज किसी का 2 जुलाई 2006 है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अपने डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देख लीजिए और इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अदर फॉर ऑल कैंडिडेट्स ये फीस है कितना 500 रुपीज़, जिसमें से आपको 400 रुपीज़ CBT 1 के बाद वापस कर दिया जाएगा। तो जब भी आप फॉर्म डालेंगे बिल्कुल ध्यान देंगे कि अपना ही अकाउंट नंबर पुट करें वहाँ पर। पिछली बार बहुत बच्चे ये गलती किए थे कि वो जाते थे कैफ़े में और वहाँ से फॉर्म डलवाते थे, जहाँ पर जो कैफ़े वाले होते थे वो अपना पासबुक का डिटेल, अपना अकाउंट डिटेल डालते थे और जो ये 400 वापस मिलना होता था वो उनके अकाउंट में चला जाता था, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। तो इस बार वो ध्यान देंगे और अपना ही डिटेल वहाँ पर अकाउंट डिटेल्स देंगे। इसके साथ साथ जो SC/ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और EBC वाले हैं कैंडिडेट्स, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, वो भी जो है उनका फॉर्म है कितना 250 रुपये का, और फर्स्ट CBT के बाद उनको पूरा 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC ये जो है इन सबको 250 रुपये फीस लगेगा और CBT 1 के बाद जो है ये 250 रुपये पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा, उनके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए, ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इसकी जुड़ी सारी जानकारी आपको दूंगा। CBT 1, CBT 2, CBT 3 प्लस DV और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आप सबका प्यार बना रहेगा, ऐसा आशा करता हूँ। धन्यवाद।